सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्या बहुत से लोगों की तवक्कुआत ये जुड़ चुकी हैं कि आगे भी बहुत से ऐसे इशूज़ होंगे जो कि कौमी मामलात हैं, पाकिस्तान के मुफाद के लिए ज़रूरी है कि उन पर तमाम जो पार्टीज़ हैं वो इकट्ठे हो जाएं, एक पेज पर आ जाएं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह का एक मैच्योर रवैया हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से? जी बिल्कुल आप उसका वैसा ही होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमने ये देखा कि अपोजिशन हमें नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाकर और उस पर एहतजाज करती है। हमने पिछले 16 माह में देखा है कि अपोजिशन ने सबसे ज़्यादा जो एहतजाज किया है वो तो किया है अपने गिरफ्तार मुल्जिमान और मुजरमान के प्रोटेक्शन आर्डर्स के ऊपर, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें अपोजिशन वाकई इस बात पे एहतजाज करती हुई नजर आई हो कि उन्होंने कोई किसानों की बात की हो, ये मुतालबा सामने लाया हो कि जी खादों की कीमतें ज़्यादा हो गई हैं वो कम कर दी जाएं। कभी उनका ये मुतालबा आया हो कि फलां चीज़ें महंगी हो गई हैं, उनकी चीज़ें कम, उनके रेट कम कर दिए जाएं, या हमें बहुत बड़े बड़े इशूज़ नजर आए। बल्कि मैं अगर आपको एक वाक़या बताता चलूँ कि एक दिन पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर जब ये डेंगू का मामला हुआ तो एक हुकूमती जो जिम्मेदार थी, जो एक इस हेल्थ के इशू को देख रही थी, उन्होंने खड़े होकर ये एतराफ़ किया कि जी बिल्कुल हमसे ये गफलत हुई, अप्रैल में हमें स्प्रे करना चाहिए था जो कि नहीं किया गया, जिस वजह से डेंगू जो है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और जिस वजह से ये सारी हलाकतें हुई। इतना बड़ा एतराफ़ उन्होंने किया, इतनी बड़ी अपनी नाअहली और नाकामी का एतराफ़ किया, लेकिन अपोजिशन खामोश बैठी रही। जब ये सारा मामला हो गया उसके बाद उन्होंने जब एहतजाज शुरू किया तो वो अपने प्रोडक्शन आर्डर्स पे एहतजाज शुरू कर दिया। हालांकि ये बहुत बड़ा एक नुक्ता था जिसको लेकर अपोजिशन हुकूमत को बहुत टफ टाइम दे सकती थी कि आपकी अपनी एक एमएनए ने खड़े होकर एतराफ़ कर लिया है कि हुकूमत से नाअहली हुई है, हुकूमत की नाकामी थी, गफलत थी, लेकिन इसके ऊपर एहतजाज नहीं किया गया। अब अपोजिशन को भी ये चाहिए कि अगर उन्होंने एहतजाज करना भी है तो वो उन इश्यूज़ के ऊपर करें जो कि बाकी अवाम के इश्यूज़ हैं, क्योंकि एक तरफ अवाम को कहा जाता है कि हम अवाम की बात करते हैं, हम अवाम की वजह से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर एहतजाज किस चीज़ पे होता है? प्रोडक्शन आर्डर्स के ऊपर एहतजाज होता है। और हुकूमत को भी अब ये बात देखनी होगी कि 16 माह बहुत होते हैं, बहुत हो चुका। अब जो इस वक्त लोगों की सूरत हाल है, जो यहाँ पर लोग महंगाई के पिसे हुए, महंगाई की वजह से जो उनको मुश्किलात हैं, अब अवाम भी ये चाहते हैं। देखें, अगर आप आज हम अक्सर प्रोग्राम में चलाते हैं जो अवाम की राय हम अपनी इसे प्रोग्राम में चलाते हैं, आप अगर एक बार फिर अवाम एक सर्वे करवा लें, अब लोग ये नहीं कहते कि आपने नवाज शरीफ को अंदर रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है, नवाज शरीफ को यहाँ रखा हुआ है, लंदन भेज दिया हुआ है। लोग ये कहते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जो अशियाए जरूरत है वो उनके रेट कब कम होंगे, हमें रोजगार के मौके कब मिलेंगे, हमें नौकरियां कब मिलेंगी, वो जो जिन घरों का वादा किया गया था वो कब मिलेंगे। अवाम के बड़े मसाइल इस वक्त वो बन चुके हैं। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 16 माह में हमने देखा कि जिस तरह से एहतसाब का निज़ाम चलता रहा उससे लोगों का एहतसाब पर से एतमाद ही उठ गया है, एहतसाब के निज़ाम से एतमाद ही उठ गया है। अब लोग ये कहते हैं कि हम अब लोगों की टॉप प्रायोरिटी एहतसाब नहीं है, बल्कि आवाम से अगर आज जाके पूछते हैं वो कहते हैं हमें महंगाई कब कम होगी। अब लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है। हुकूमत और अपोजिशन को अब चाहिए कि जो इस वक्त माहौल बना है दोनों के दरमियान, कि इस एक्ट के मामले में जिस तरह से तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर थी, हुकूमत एक पेज पर थी, सब जमातें एक पेज पर थी। अच्छा सदीक, आपने बड़ा एक अहम पॉइंट रेज कर दिया, ठीक है, कि बाकी ठीक है बहुत से मामलात ऐसे जहाँ पे मतलब आवाम के बारे में सोचना चाहिए, अपनी पर्सनल ग्रजेस को साइड पे रख देना चाहिए, और आवाम जो है आवाम अपनी लाइफस्टाइल में बेहतरी चाहती है। ख़ासतौर पे जो बुनियादी ज़रूरियात है कि रोटी तो मिले लोगों को, पीने का साफ़ पानी तो मिले, वो भी ना मिले और बिल कम आए, ज़्यादा मतलब इतने बिल आ रहे हैं कि लोगों की आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं, कहाँ से दें इतने बिल। लोगों को इस बात से वाकई गर्ज नहीं कि किसका एहतसाब हो रहा है, कौन बाहर है, कौन जेल में। मैं लोगों की बात कर रही हूँ। बहुत कम लोग हैं जो इतना ज़्यादा अक्लो शाऊ रखते होंगे कि वो चाह रहे होंगे कि जिस सिस्टम के मुताबिक, कानून के मुताबिक इन लोगों को पकड़ा जाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों की मैं राय आप तक पहुँचा रही हूँ, लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहते हैं कि उनकी जो अशिया ज़रूरियात हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा जो यूज़ होती हैं, वो उनको अवेलेबल हों और रोज़गार के मौके वयसर हों, जिस तरह के वादा किया गया था बहुत नौकरियां मिलेंगी। अच्छा सदीक, मैं आपसे जानना चाहूँगी ये कितना अच्छा एक मैसेज गया है, एक इतना अच्छा पैगाम गया कि एक बहुत सीरियस इशू है, कौमी इशू है, पाकिस्तान का नेशनल इशू है कि जी आर्मी एक्ट तरमीमी बिल जो है, लेकिन मैं सॉरी टू से किसी को कोट नहीं करूँगी, सोशल मीडिया पे बहुत फजूल सी चीज़ें गर्दिश कर रही थी। तमाम लोग देखते हैं सोशल मीडिया, वज़ीर आज़म भी देखते हैं, तमाम लोग देखते हैं, कोई ऐसा नहीं जो सोशल मीडिया आज के ज़माने में यूज़ ना करता हो, फेसबुक, ट्विटर, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी गर्दिश कर रही थी कि कुछ लोग जो किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो बड़ा एतराज़ कर रहे थे, पता नहीं वो क्या चाह रहे थे, वो क्या कहना चाह रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी। अब आवाम को भी तो एक रोल, एक किरदार अदा करना है ना, जो इनके तमाम पार्टीज़ के फॉलोअर्स हैं उनको भी मेचोरिटी का मुजाहिरा करना है कि वो क्या चाहते थे कि आर्मी एक्ट जो तरमीमी बिल है उस पर फड्डा डाल के बैठ जाए अपोजिशन। वो इशू है ही पाकिस्तान के लिए, कोई दूसरी राय ही नहीं बनती। मैं लोगों के रवैये से बड़ी मायूस हुई हूँ जो मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, सॉरी टू से।
دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو ظاہر ہے نون لیگ کے جو سپورٹرز تھے، ایون کہ ان کے اندر میڈیا کے اندر جو ان کے حامی ہیں، انہوں نے بہت آڑے ہاتھوں لیا نون لیگ کو. اس میں جو قصور ہے وہ مسلم لیگ نون کا اپنا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک فضا ایسی بنائی اور اپنے کارکنان کو، چاہے وہ میڈیا کے اندر ان کے کارکن ہیں یا ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ ہیں، ان کو انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ہم فوج کے خلاف ہیں. انہوں نے ایک ماحول ایسا بنایا تھا کہ ہم جنرل باجوہ صاحب کے خلاف ہیں. جب انہوں نے اتنا ایک اپنے کارکنان کو ذہنی طور پر تیار کر دیا، اداروں کے خلاف، اداروں کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے، الیکشن خود ہارے، اپنی کرپشن، اپنی لوٹ مار، اپنی کارکردگی نہ دکھانے کی وجہ سے، اور وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا گیا. پھر پاناما میں اپنے کرتوت سامنے آ گئے، الزام اداروں پہ لگا دیا گیا. فلیش خود بنائے، الزام اداروں پہ لگا دیا. کرپشن، منی لانڈرنگ خود کی، الزام اداروں کو لگا دیا. ثبوت خود نہیں دے سکے، الزام اداروں کو لگا دیا. قطری جھوٹا خط خود پیش کیا، الزام فوج کے اوپر لگا دیا. جب یہ سارا جھوٹا بیانیہ بنایا گیا اور اپنے کارکنان کو یہ بتایا گیا کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے پاک ہیں، ہم تو بڑے صاف ہیں، ہم تو بڑے شفاف ہیں، ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں، ہم تو تہجد گزار ہیں، ہم نے تو، ہمارے سے تو کرپشن ہمارے 1000 کلومیٹر دور سے بھی نہیں گزری، ہم تو بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، معصوم من الخطا ہیں، لیکن ہمارے اوپر جھوٹے الزامات لگائے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ نے لگائے ہیں. جب یہ جھوٹا بیانیہ بیچا گیا اور اپنے کارکنان کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا یہ جھوٹ بول بول کر، اور اب ان کو گو کہ اب اپریشیٹ کرنا چاہیے نون لیگ کو کہ انہوں نے یہ بات سمجھی ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ تمام پارٹیوں کو جو ہے چلے مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے آنے کے بعد مزید بھی بات کریں گے، لیکن جانے سے پہلے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ پھر اب ان کو سمجھ آئی. آپ نے بھی پوری گتھی سلجھا کے رکھ دی ایک جملے میں کہ ایسا ذہن بنایا ہی ان لوگوں نے خود تھا، ایسی تقاریر کر کے، ایسی باتیں کر کے فوج کے بارے میں. تو اب ان کے فالوورز جو ہیں، جو انہوں نے ذہن سازی ان کی، اب وہ وہی چیزیں باہر نکال رہے ہیں. میں کوئی غلط لفظ نہیں بولنا چاہتی، کہنا میں چاہ رہی تھی کہ اب وہ بکواس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب طرح کی، جس کو دیکھ کر مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا، کیونکہ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان سے محبت کرتی ہوں. ہاں میں بہت پیٹریوٹ ہوں. جو بھی چیز پاکستان کے قومی مفاد میں جائے گی، پاکستان کے لیے بہتر ہوگی، پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہوگی، اس پہ اس طرح کی چیزیں بنتی نہیں ہیں جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی. سوری ٹو سے. بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان اور صدیق جان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق، میں جاننا چاہوں گی کہ بہت سے قومی معاملات ایسے ہیں وہاں پر اب عوام کی امیدیں جڑ چکی ہیں، خاص طور پہ اس ایشو کے بعد، آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے بعد، کہ اگر ایک قومی مسئلے پر تمام لوگ ایک ہو سکتے ہیں، قومی معاملے پر تمام لوگ ایک ہو سکتے ہیں، تو آگے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ملک کے بھی مفاد میں جاتے ہیں اور عوام کی جو مفادات ہیں وہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ براہ راست جڑے ہوئے ہیں. تو کیا وہاں پہ بھی ہم اپوزیشن حکومت کو ایک ساتھ دیکھیں گے؟ دیکھیں، عوام تو اب یہی چاہتے ہیں کہ جہاں پہ قومی مفاد کا معاملہ ہے، پاکستان کے عوام کے مفاد کا معاملہ ہے، وہاں پہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. اور اب جب ہم نے دیکھا، پچھلے ہم 10-15 روز سے دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی حکومت کے بارے میں وہ سخت زبان استعمال نہیں کر رہی جو اس سے پہلے ہوتی رہی ہے. حکومت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اب بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم اپوزیشن کو بھی عزت دینے کو تیار ہیں. اپوزیشن کے وہ لوگ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز نہیں ہیں، اپوزیشن کے وہ لوگ جو کہ اہم قومی ایشوز کے اوپر مل بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی تجاویز دینا چاہتے ہیں، تو ہم ان کی تجاویز سننے کو تیار ہیں. دیکھیں، اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، دونوں پاکستانی ہیں، دونوں کو پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو مفاد دیکھنا چاہیے. اور اب جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ انف از انف، مطلب لوگ یہ کہتے ہیں، اور جو ہم پیچھے ایک بات کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں، لوگ احتساب کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد کیوں اٹھ گیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام احتساب نہیں چاہتے، لیکن پاکستان کی عوام یہ کہتے ہیں کہ اگر 16 ماہ عمران خان صاحب نے احتساب کیا ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ لوٹا ہوا کتنا پیسہ واپس آیا ہے. جن لوگوں کو آپ نے جیلوں میں رکھا، جن لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا، 18 ماہ آپ نے گرفتار رکھا، بتائیں ان سے پیسہ کتنا ریکور ہوا ہے. جب نیب کا قانون یہ کہتا ہے، جب پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ 120 دن کے اندر اندر آپ نے ایک کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، یہ جو نیب کے کیسز ہیں، تو 120 دن کیا، یہاں پہ تو 600 دن ہو گئے ہیں، 500 دن ہو گئے ہیں کئی کیسز کو، اور ابھی تک آدھے گواہ بھی نہیں ہوئے. تو اس وجہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھا ہے اس سارے احتساب کے نظام کے اوپر سے. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ احتساب کا جو نظام ہے، یہ پاکستان کا جو اس وقت موجودہ نظام ہے، اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کسی طاقتور کے احتساب کرنے کی یا اسے لوٹا ہوا پیسہ واپس لانے کی. تو اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب اس ایشو کے اوپر سارے ایک نظر آئے ہیں، تو اب عوام کے ایشوز کے اوپر بھی اور اپوزیشن کو بھی چاہیے. دیکھیں، اپوزیشن اگر پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر عوام کے مسائل کو ہائی لائٹ کرے گی، آپ اور میں بیٹھ کے اسی پروگرام میں ان کو اپریشیٹ کریں گے. ہم کہیں گے کہ اپوزیشن کا مطالبہ درست ہے. اگر اپوزیشن آ کے ایسا مطالبہ کرے گی کہ دیکھیں، میں آج آپ کو بتاؤں کہ
यहाँ पे जनूबी पंजाब में जब ये यालाबारी हुई बहुत सारे इलाकों में, और हुकूमत ने वादा किया कि जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, हम उनको कंपनसेट करेंगे, लेकिन वो हुकूमत ने नहीं किया। तो अब ये वो चीजें हैं जो कि अपोजिशन के उठाने वाली हैं, पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली के फ्लोर पर उठाने वाली हैं। अगर वो इस तरह के इश्यूज के ऊपर बजाय जाती अपने मफादात और जाती इश्यूज को उठाने की आवाम की बात करेंगे तो आप और हम बैठ के अप्रिशिएट करेंगे। अपोजिशन का काम यही है, और मीडिया आम तौर पर मीडिया अपोजिशन के साथ खड़ा होता है। मेरे ज़हन में आया, लेकिन यहाँ पे अपोजिशन हुकूमत को, हाँ ठीक है जी, आपने असम्बली को भी का भी जिक्र कर दिया, असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर ज़ाती मफाद की बातें की जा रही होती हैं, आपने अपोजिशन का जिक्र किया, हुकूमत किया, कि मीडिया का जिक्र भी आ गया, तो बड़ी कनेक्टिंग सी स्टोरी मेरे जहन में आ गई। फवाद चौधरी साहब ने ये कुछ दिन पहले क्या हरकत की, आपको पता है उनका कारनामा ही कह सकते हैं हम लोग, क्या कहें अब। मतलब एक एंकर को आप मारना शुरू कर दें, आपको उसकी किसी बात पे गुस्सा है, इख्तलाफ है, आपको लगता है कि उसने आपकी पगड़ी उछाली, आप हद तक इज्जत का दावा कर दें जाके। आप तो खुद कानून को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्या हमारे यहाँ कोर्ट्स नहीं है, आप कोर्ट में चले जाएं। आप वहाँ जाके शादी की तकरीब में पहले आपने एक एंकर पर तशद्दुद शुरू कर दिया, वो मामला जी रफा दफा हुआ, फिर आपने दूसरे को तशद्दुद का निशाना बना दिया। फिर मैं सुन रही थी फवाद चौधरी साहब को कि किस तरह वो क्लियरेंस दे रहे थे इस पूरे वाक़ये की। फिर मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को भी सुना कि उन्होंने आगे से क्या इनको जवाब दिया, उन्होंने कहा कि बहुत सी गलतियाँ हमारी अपनी भी हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर समी इब्राहिम साहब के वाक़ये को बहुत सीरियस लिया जाता तो दूसरा एंकर इनके हत्थे ना चढ़ता। अब दूसरे को भी अगर सीरियस नहीं लिया जाएगा, सॉरी टू से, अब तीसरा कौन होगा? सदीक पता नहीं कौन होगा, वो आप भी हो सकते हैं, वैसे मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। देखिए बात ये है, पाकिस्तान में हम बात करनी बंद कर दें। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि एक साने पे उस वक्त तक बात होती है, एक वाक़े पे उस वक्त तक बात होती है जब कोई और दूसरा वाक़या नहीं हो जाता और सारी तवज्जो उधर डाइवर्ट नहीं हो जाती। आप साने सहवाल को देखते हैं, ऐसा लगता था किया जा रहा होता है। बिल्कुल, साने सहवाल के बाद ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मसला ये है, इस पे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। सबकी उस पर तवज्जो रही, कुछ दिन बाद तवज्जो ओझल हुई और फिर आपने देखा कि सब बरी हो गए और मामला बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल दबा दिया गया। अभी आप देखें, चंद रोज पहले जो एक वाकया सानिया PIC हुआ था, जिस तरह से दहशतगर्दों ने जाके और हॉस्पिटल का हमला किया था, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस तरह का वाकया हुआ था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बाद पहली मरतबा ऐसे हुआ था कि किसी और तबके ने जाके इस तरह से दहशतगर्दी की और हमला किया है। उस वक्त आपको और हमें लगता था कि अब ये एक ऐसा मसला आया है कि अब इस पे तो जरूर कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आज सारे वो रिहा हो गए। वो केस कहाँ पे है? क्या हुकूमत ने बाकी लोगों को गिरफ्तार किया है? कहाँ है वो कार्रवाइयाँ, कहाँ है छापे, कहाँ है गिरफ्तारियाँ, कहाँ है सजाएं? हमारे सिस्टम में मसला ये है कि जो ताकतवर है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, और ताकत का इस्तेमाल करने के बाद वो सबको बताता है कि मेरे पास ताकत थी, मैंने उसका इस्तेमाल किया और देखो कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तो इससे बहुत सारे लोगों की, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि फवाद चौधरी ताकतवर थे तभी उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया, मुक्के मार रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं, चपेड़े थप्पड़ मार रहे हैं। ये एक अफसोसनाक बात है। अगर वो ये समझते हैं, जिस चीज़ को उन्होंने बेस बनाया, वो ये कहते हैं कि अगर हद तक इज्जत का मैं दावा करूंगा, मैं कोर्ट्स में जाऊंगा, मैं अदालतों के पास जाऊंगा, वहाँ पे फैसले नहीं होते, तो ये फिर एग्जेक्टिव का काम है। आप हुकूमत हैं, आप कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं, आप इस तरह के कवानीन को सख्त करें। आपके पास देखें, ये तो वो मामला है जिस पर अपोजिशन भी शायद इनका साथ दे, तो आप कानून सख्त कर दें, आप कानून ऐसे बना दें, आपको ऐसे स्पेशल फोरम बना दें जहाँ पे अगर इस तरह का मामला हो तो उसको सुना जाए, लेकिन खुद इस तरह से फैसले सुनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही नामुनासिब बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।